हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो पहला जो न्यूज़ है वो है पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान शुरू किया। तो आप सबको पता है कि कल 2 अक्टूबर था। गांधी जयंती के अवसर पर आत्मनिर्भर और टिकाऊ गांव बनाने में सामूहिक प्रयास के महत्व पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने नागरिकों से ग्राम पंचायत विकास योजना में योगदान करने का आग्रह किया है। समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने बुधवार को 2025-26 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए पीपुल्स प्लान अभियान जन योजना अभियान की शुरुआत की है। विज्ञापन में कहा गया है कि सबकी योजना सबका विकास, ये इसका थीम है। तो सबकी योजना सबका विकास थीम वाला यह अभियान ग्रामीण नागरिकों से अपने गांवों के भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने का आग्रह करता है। तो ध्यान रखिएगा, यह कब से कब तक का है, 2025 से 26 तक पीपुल्स प्लान अभियान है। ठीक है, और इसको शुरू किसने किया है, तो पंचायती राज मंत्रालय ने। ये क्या है, ग्रामीण समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए। जो न्यूज है वह स्वच्छ भारत मिशन के 1 दशक पूरे हो गए हैं उससे संबंधित है। ऐसा कहा जा रहा है कि 82% से अधिक परिवारों के पास शौचालय उपलब्ध हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां इसमें शामिल हैं। भले ही खुले में शौच के मामले में गिरावट आई है, लेकिन विश्व बैंक के आंकड़े दर्शाते हैं कि साल 2022 तक भारत की 11% आबादी जो है, खासकर ग्रामीण इलाकों की आबादी खुले में शौच कर रही है। 1 दशक पहले महात्मा गांधी जी की जयंती पर शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान अब अपने उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार कर सकता है। साल 2014 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके 2 घटक हैं, पहला ग्रामीण और दूसरा शहरी भारत। इस मिशन के उद्देश्य क्या रहे हैं, खुले में शौच मुक्त करना, गंदे शौचालयों को ठीक करना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और स्वच्छता के संबंध में लोगों के व्यवहार परिवर्तन की दिशा में कार्रवाई करना। परंतु अभी चुनौती क्या बनी हुई है, इस साल के बजट आवंटन में ग्रामीण इलाकों के लिए मामूली और शहरों के लिए भारी वृद्धि का अनुमान है, मगर शहरी इलाकों के आवंटन में साल 2023-24 के संशोधित अनुमानों में बजट अनुमान से लगभग 49% की गिरावट हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो यह अभियान है वो वित्त की समस्या का सामना कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बजट का आवंटन क्या हुआ है, कम हो गया है। दूसरी बात क्या है कि जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने कहा है कि 2022 तक भारत की 11% आबादी, खासकर ग्रामीण इलाकों की आबादी खुले में शौच कर रही है। यह जो आंकड़ा है वो दर्शाता है कि पाकिस्तान 6.8% और अफगानिस्तान 8.8% से पड़ोसी देशों की तुलना में भी हम अभी खुले में शौच करने के मामले में आगे हैं। ठीक, तो ये चुनौती हुई। उपलब्धि क्या रही है, इस पहल के तहत खुले में शौच मुक्त की सरकार की प्राथमिकताएं थी और साल 2019 में सरकार ने भारत को खुले में शौच मुक्त देश घोषित किया था। सरकार ने अब क्या किया है कि गांव को ODF प्लस बनाने का उद्देश्य रखा है, लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की भी जरूरत है। वर्तमान समय में फिलहाल 93% गांवों ने यह दर्जा प्राप्त कर लिया है, जो ODF प्लस का दर्जा है वो प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा 78% कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है। सरकार ने लक्ष्य से 25% ज्यादा शौचालय का निर्माण कराया है। इसके अलावा शौचालय तक पहुंच में काफी सुधार हुआ है और साल 2019 से 21 तक 82.5% परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी, जो साल 2004-05 के मुकाबले 45% से बहुत ज्यादा है।
परंतु भारत का जो शहरी क्षेत्र है वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है अपेक्षा गाँव के। तो ग्रामीण भारत के 76% के मुकाबले शहरों में रहने वाले 95.6% परिवार शौचालय का प्रयोग करते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि स्वच्छता सुविधाओं के सुधार में काफी फायदा मिला है। जिला स्तर पर 30% या उससे अधिक शौचालय से शिशु एवं बाल मृत्यु दर में खासी गिरावट आई है। यह भी खुलासा हुआ है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिलों में प्रति 1000 जीवित बच्चों की जन्म पर शिशु मृत्यु दर 5.3% और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 6.8% की गिरावट दर्ज की गई है। तो यह ईरान ने इजराइल को निशाना बनाने के लिए हाइपरसोनिक फतह और साहब थर्ड मिसाइल का इस्तेमाल किया है। तो लेबनान ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमलों के जवाब में तेहरान ने इजराइल पर कम से कम 180 मिसाइलें दागी है और इन मिसाइलों में 9 विकसित फतह फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है और मध्यम दूरी की शहाब-3 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। देखते हैं फतह फर्स्ट के बारे में। तो यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको रोकना मुश्किल है क्योंकि ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति से उड़ती है। वे एक जटिल प्रक्षेप पथ का अनुसरण भी करती है। यह पहली बार है कि ईरान ने फतह फर्स्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसकी गति मैक 5 या लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। फतह की अधिकतम गति जो है मैक 14 स्तर तक पहुंच सकती है और इसका स्पीड लगभग 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है और यह मिसाइल दुश्मनों की उन्नत एंटी मिसाइल प्रणाली को भेदने में सक्षम है। अब देखते हैं साहब-3 मिसाइल के बारे में। तो ईरान ने इजराइल पर हमले में तरल ईंधन वाली साहब-3 बैलिस्टिक मिसाइल है। सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के मिसाइल रक्षा परियोजना ने साहब-3 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में वर्गीकृत किया है। यह 2003 में ईरान में सेवा में शामिल हुआ था और ये आया कहाँ से है? तो 1990 के दशक के मध्य में ईरान द्वारा उत्तर कोरिया से नोडोंग-1 मिसाइल खरीदने के बाद तेहरान ने मिसाइल के घरेलू संस्करण को बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना की और जिसे साहब-3 नाम दिया गया है। मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 1300 किलोमीटर है, लेकिन पेलोड के वजन के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है। मिसाइल थ्रेट प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास मध्यम पूर्व में सबसे बड़ा और सबसे विविध मिसाइल शस्त्रागार है, जिसमें हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जिसमें से कुछ इजराइल और दक्षिण पूर्व यूरोप तक हमला करने में सक्षम है। तो इस प्रकार देखिए तो ईरान भी कमजोर नहीं कहा जा सकता, लेकिन युद्ध कभी भी सही नहीं होता। लीजिए कि ये जो संघर्ष बढ़ा है ईरान और इजराइल के बीच में, इसका भारत के निर्यातकों पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो पश्चिम एशिया में संघर्ष और अमेरिका में बंदरगाहों पर हड़ताल ने बढ़ाई निर्यातकों की चिंता। ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे अन्य पश्चिमी एशियाई देशों में भारत का इराक और इजराइल से ज़्यादा व्यापार होता है। तो देख लीजिए पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश शामिल है। ईरान है, इराक है, इजराइल है, जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है और यमन है। पश्चिमी एशिया में इजराइल, ईरान और लेबनान में संघर्ष बढ़ने और अमेरिका में प्रमुख बंदरगाहों पर श्रमिकों की हड़ताल से भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है। निर्यातकों को डर है कि तनाव आगे और गहरे होने से ढुलाई की लागत में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। तो पहला प्रॉब्लम ये हो गया और आपूर्ति श्रृंखला क्या होगा? बाधित हो जाएगा। इसका असर क्या होगा कि कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और मेंस में तो लिखना ही होगा। समस्या क्या हो सकती है कि अमेरिका अगर कड़े प्रतिबंध लगाता है तो
ईरान जो है तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश है। अगर ईरान पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो बाजार में तेल का प्रमुख आयातक बाहर हो जाएगा। इससे कच्चे तेल के दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके अलावा ओमान और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट जलडमरू मध्य कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य ओमान और ईरान के बीच में है, के माध्यम से माल की आवाजाही में किसी तरह की बाधा आने से शिपिंग का खर्च क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद हवाई मार्ग भी प्रभावित हुआ है। अब ये एक नया प्रॉब्लम है। इससे आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आ सकती है और निवेश की धारणा पर भी असर पड़ सकता है। भारतीय निर्यातकों को और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉन्गशोरमैन एसोसिएशन के बंदरगाह कामगारों ने मंगलवार को हड़ताल घोषणा की है, जिससे अमेरिका के पूर्वी तट पर मैक्सिको की खाड़ी में 36 प्रमुख बंदरगाह ठप हो गए हैं। अमेरिका के अंदर और बाहर जाने वाले लगभग 55% कंटेनर इस प्रभावित बंदरगाह से ही होकर गुजरते हैं। पश्चिम एशिया के साथ भारत का काफी व्यापार होता है, जैसे रूस के अलावा भारत इराक, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात करता है। पश्चिम एशियाई देशों में भारत के निर्यात में खाड़ी सहयोग परिषद की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इसमें अब देखिए जीसीसी में कौन शामिल है, तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। युद्ध प्रभावित देशों के साथ व्यापार में बड़ी गिरावट आई है और जल मार्गों में बाधा के कारण निर्यातकों की ढुलाई लागत बढ़ रही है। अगर लाल सागर में संकट का समाधान होता है तो भारत को राहत मिल सकती है। तो देख, साल के अंत तक जीबीए मुख्यालय पर जोर। जीबीए का मतलब है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान गठित जीबीए के चार्टर और ढांचे को लेकर भारत और ब्राजील ने सहमति जताई है और जैव ईंधन की वैश्विक मानदंड और बाजार विस्तार पर जोर दिया है। तो देखिए है क्या ये, भारत और ब्राजील ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की भौतिक और राजनयिक स्थिति स्थापित करने में देरी पर चर्चा की तथा चालू वर्ष के अंत तक दोनों को स्थापित करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। ये कब गठित हुआ था, तो G20 शिखर सम्मेलन से इतर मतलब उससे अलग 9 सितंबर 2023 को जीबीए की शुरुआत की गई थी, लेकिन गठन के 1 साल से अधिक होने पर भी इसका चार्टर, अस्थायी सरकारी ढांचा या अस्थायी सचिवालय नहीं बन पाया है। जीबीए का उद्देश्य वैश्विक परिदृश्य को बदलना और वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य जैव ईंधन के मानदंड तय करना, औपचारिक जैव ईंधन के मार्केट का विस्तार करना और मांग और आपूर्ति को बेहतर करना है। इसमें 24 सदस्य देश शामिल हैं, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका भारत और ब्राजील निभा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की नवगठित जन सुराज पार्टी, तो बिहार में प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी की स्थापना की है। बुधवार को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में एक बड़ी रैली में अपनी राजनीतिक पार्टी जन सुराज की घोषणा इन्होंने कर दी है। और ये क्या थे, पहले एक राजनीतिक रणनीतिकार हुआ करते थे। और देखिए यही है प्रशांत किशोर जी। नई पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी मनोज भारती के नाम की घोषणा की गई है और ये रहने वाले हैं मधुबनी जिले के और ये IITian भी रहे हैं। नेतरहाट से भी इन्होंने पढ़ाई की है और ये दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रघुराम राजन बेंचमार्क ब्याज दरें तय करते समय खाद्य मुद्रास्फीति को बाहर रखने के खिलाफ है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो MPC है वही जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। तो भारत ने 2016 में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा पेश किया था, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% पर रखने का निर्देश दिया गया था, जिसमें दोनों तरफ 2% का मार्जिन हो सकता है, मतलब 4 ± 2 हो सकता है। बेंचमार्क
नीतिगत दरें आरबीआई द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उतार चढ़ाव के आधार पर द्विमासिक आधार पर तय की जाती है, जिसमें खाद्य ईंधन, विनिर्माण वस्तुएं और चुनिंदा सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि बेंचमार्क नीतिगत दरें आरबीआई 2 मास पर पेश करती है और इसमें खाद्य ईंधन, विनिर्माण वस्तु और चुनिंदा सेवा शामिल होता है। आरबीआई ने 2024-25 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष 5.4% से कम है। तो ये अनुमानित है। राजन जी से यह पूछा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बेंचमार्क ब्याज दरें निर्धारित करते समय खाद्य मुद्रास्फीति को बाहर रखने का सुझाव दिया गया है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह खाद्य कीमतों को मुख्य मुद्रास्फीति से बाहर रखने के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे लोगों का केंद्रीय बैंक पर भरोसा कम हो सकता है, विश्वास कम हो जाएगा, जिससे सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में रखने का दायित्व सौंपा है। तो आरबीआई के पास क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का दायित्व सौंपा गया है, और अगर किसी कारणवश मुद्रास्फीति कंट्रोल नहीं होती है तो इससे क्या होगा, केंद्रीय बैंक पर भरोसा कम हो सकता है। आगे देखिए, राजन ने आगे कहा, यह सबसे अच्छा है कि मुद्रास्फीति को एक बास्केट में रखा जाए, ठीक है, जो उपभोक्ता उपभोग करता है, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति के बारे में उपभोक्ताओं की धारणा और अंततः मुद्रास्फीति संबंधी उम्मीदें प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि जब मैं गवर्नर था तो हम पीपीआई उत्पादक मूल्य सूचकांक को लक्ष्य बना रहे थे, लेकिन अब इसका औसत उपभोक्ता पर कोई असर नहीं पड़ता। जब आरबीआई कहता है कि मुद्रास्फीति कम है तो पीपीआई को देखना होता है, लेकिन अगर उपभोक्ता को कुछ अलग सामना करना पड़ रहा है तो वे वास्तव में यह नहीं मानते कि मुद्रास्फीति कम हुई है। उन्होंने कहा, इसीलिए यदि आप मुद्रास्फीति के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को छोड़ देते हैं और उन्हें बताते हैं कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है या कुछ और बढ़ रहा है, तो मुद्रास्फीति की टोकरी में शामिल नहीं है, तो आप जानते हैं रिजर्व बैंक पर भरोसा कम हो जाएगा। स्वाभाविक है कि अगर हम इनको शामिल नहीं करते हैं मुद्रास्फीति के नियंत्रण बास्केट में, तो वैसे तो मुद्रास्फीति को कम दिखाया जा सकता है, लेकिन जो खाद्य वस्तुएं हैं उनका दाम क्या होगा, बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जो ये आंकड़े पेश कर रहे हैं और जो व्यवहार में दिख रहा है, दोनों के बीच में विरोधाभास जनरेट होगा। इससे आरबीआई के आंकड़ों पर क्या होगा, विश्वास कम हो सकता है। देखिए, हुआ क्या है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर हैं, उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में खाद्य मुद्रास्फीति को दर निर्धारण से बाहर करने की वकालत की थी। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि मौद्रिक नीति खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता, यह आपूर्ति पक्ष के दबाव से तय होती है। राजन महोदय ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति को बाहर रखने के खिलाफ तर्क यह है कि आप इसे प्रभावित नहीं कर सकते। आप अल्पावधि में खाद्य कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन यदि खाद्य कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती है, इसका अर्थ है कि मांग के सापेक्ष खाद्य उत्पादन पर बाधाएं हैं, जिसका अर्थ है कि संतुलन बनाने के लिए आपको अन्य क्षेत्रों में मुद्रास्फीति को कम करना होगा, जो केंद्रीय बैंक कर सकता है। ठीक है, उन्होंने सुझाव दिया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आरबीआई समग्र मूल्य स्तर को लक्ष्य बना सकती है। समग्र उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में खाद्यान्न का भार, जो वर्तमान में 46% है, 2011-12 में निर्धारित किया गया था तथा इस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। ठीक, दिल्ली के बासेरा पार्क में दुर्लभ लोक डोंग हल्दी की पहली फसल की कटाई होने वाली है। ठीक है, बासेरा पार्क का मतलब है बांसों से भरा हुआ पार्क। यहाँ पर लगभग 30,000 बांस के पेड़ लगाए हुए हैं। यमुना नदी के तट पर स्थित बासेरा पार्क में लाकाडोंग हल्दी की पहली फसल की कटाई होने वाली है। यह हल्दी
मेघालय से लाई गई एक दुर्लभ किस्म है। लाकाडोंग हल्दी की एक दुर्लभ किस्म है जो मेघालय की जयंतिया पहाड़ी में पाई जाती है। तो ध्यान रखना है, यह अपनी उच्च करक्यूमिन सामग्री के लिए जानी जाती है जो इसे एक चमकीला पीला रंग और एक विशिष्ट सुगंध प्रदान करती है। दुनिया भर में हल्दी की सबसे अच्छी किस्मों में से एक माने जाने वाली यह किस्म औषधीय और स्वास्थ्य क्षेत्रों में अत्यधिक मूल्यवान और सबसे अधिक मांग वाली है। इसके अलावा इसकी वाष्पशील तेल सामग्री जो 3.6% से 4.8% तक है, विभिन्न उद्योगों में इसकी अपील को बढ़ाता है, इसकी मांग को बढ़ाता है। न्यूज है वो बिहार से संबंधित है। नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के बिहार कनेक्शन को दर्शाने वाली संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में राष्ट्रपिता की गतिविधियों पर केंद्रित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। राज्य की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में स्थित बापू टावर नामक इस संग्रहालय में एक गैलरी भी है जो महात्मा गांधी के जीवन और विचारों को प्रदर्शित करती है। मुख्यमंत्री ने उस बापू टावर के वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। तो बापू टावर भवन है, इसकी आधारशिला 2 अक्टूबर 2018 को बापू की 150वीं जयंती के अवसर पर रखी गई थी। आयताकार भवन की पहली गैलरी महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन, उनकी लंदन और दक्षिण अफ्रीका यात्रा और फिर भारत वापसी की कहानी को बयां करती है। दूसरी गैलरी गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके नेतृत्व की कहानी को बताती है। और तीसरी गैलरी 10 अप्रैल 2017 को शुरू हुई चंपारण शताब्दी समारोह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देती है। तो ये ध्यान रखना है। तो न्यूज है ये देखिए पॉलिटी से संबंधित है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कैब ड्राइवर को ओला कर्मचारी बताया है और कंपनी को पोस्ट एक्ट के तहत हर्जाना देने को कहा है। तो देखिए ये मामला क्या है वो समझ लीजिए। तो याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कैब एग्रीगेटर का संचालन करने वाली ANI टेक्नोलॉजीज ने उनकी शिकायत की जांच करने से इनकार कर दिया था। तो देखिए मामला शुरू होता है 2018 अगस्त में। तो बेंगलुरु में कार्य करने वाली एक महिला है, उन्होंने ओला कैब बुक किया। तो जब महिला गाड़ी में बैठ जाती है तो ड्राइवर ने शीशे में घूरा और यात्रा के दौरान अपने फोन पर एक अश्लील वीडियो खोल दिया। इससे महिला को फोन में यह साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद ANI टेक्नोलॉजी में शिकायत दर्ज कराई। तो महिला ने उसके बाद क्या किया कि जो एग्रीगेटर है ANI टेक्नोलॉजीज, उसमें इन्होंने शिकायत दर्ज कराई, ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि उनकी शिकायत पर विचार नहीं किया गया। महिला ने कहा कि कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति ने जांच करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने अदालत में याचिका दायर कर ANI टेक्नोलॉजीज को शिकायत पर गौर करने का निर्देश देने की मांग की। साथ ही उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की कि कंपनी अधिनियम का अनुपालन करे। तो जो कंपनी एक्ट है 2013 उसके पालन करने की भी मांग की गई। इसी के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कैब एग्रीगेटर ओला के मालिक और संचालक ANI टेक्नोलॉजीज को एक महिला को मुआवजा के रूप में 5 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही जज ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत ड्राइवर को ओला का कर्मचारी माना जाएगा। तो अपने आदेश में पीठ ने कहा कि ओला और ड्राइवर के बीच में सदस्यता समझौते की शर्तों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 2F के तहत कर्मचारी शब्द की परिभाषा में नियोक्ता का कर्मचारी के साथ सभी संभावित संबंध शामिल है। अधिनियम की धारा 2F के अनुसार कर्मचारी वह व्यक्ति है जो किसी कार्यस्थल पर नियमित, अस्थायी या तदर्थ आधार पर काम करता है। अदालत ने कहा कि इस मामले को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से
कॉस्ट अधिनियम 2013 के उद्देश्य और मंशा को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक और बाध्यकारी है कि कर्मचारी शब्द का अर्थ ड्राइवर, ग्राहक जैसे व्यक्तियों को भी कवर करने के लिए बढ़ाया जाए। तो ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। टीटीडी ने वार्षिक ब्रह्मोत्सव से पहले अपूरा अर्पणम मनाया। श्री वेंकटेश्वर मंदिर के आधिकारिक संरक्षक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने शुक्रवार से शुरू होने वाले वार्षिक ब्रह्मोत्सव से पहले बुधवार को अपूरा अर्पणम मनाया। तो देखिए, अपूरा अर्पणम एक महत्वपूर्ण बीज झूला उत्सव है। इसे ब्रह्मोत्सव की पूर्व संध्या पर एक प्रस्तावना के रूप में मनाया जाता है। इसमें शुभता के लिए रात में पालिका नामक बर्तन का उपयोग करके बीज बोना शामिल है। इस अनुष्ठान का सार एक त्योहार को सफलतापूर्वक मनाने और मूल विराट देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए संकल्प करना है। तिरुमला के पवित्र मंदिर में 4 से 12 अक्टूबर तक ब्रह्मोत्सव उत्सव का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें आलय शुद्धि, द्विजारोहण, वाहन सेवा, श्रीवारी, कोल्लू और स्नैपनम और अन्य कई कार्यक्रम शामिल हैं। तो देखिए, आलय शुद्धिकरण में ब्रह्मोत्सव के प्रारंभ में होने से पहले श्री वेंकटेश्वर मंदिर की शुद्धि की जाती है। ध्वजारोहण में ब्रह्मोत्सव के प्रारंभ का संकेत देने के लिए झंडे फहराए जाते हैं और वाहन सेवा में तिरुमला की सड़कों पर देवता की शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो ये नेक्स्ट जो न्यूज है, क्यूआर कोड स्मार्ट पैकेजिंग से कसी जाएगी घटिया दवाओं पर नकेल। एनएसक्यू नकली के बीच समझे फर्क। बाजार से नकली दवाओं को बाहर करने के लिए भारतीय औषधि नियामक ने 2023 के मध्य में प्रमुख 300 दवाओं के लिए बार कोड या क्यूआर कोड लगाने की अपील की थी। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी ने नकली दवाओं की समस्या से निपटने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत दवाओं की पैकेजिंग अनूठे तरीके से की जा रही है और निजी जांच एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। दवाओं का जोखिम काफी ज्यादा है। यह उपभोक्ताओं को नुकसान तो पहुंचाता ही है, प्रमुख ब्रांडों की साख भी खराब करता है। सितंबर की शुरुआत में कुछ सरकारी अस्पतालों में नकली एंटीबायोटिक्स पहुंचाने वाले एक गिरोह का फंडाफोड़ किया गया था, जो कई राज्यों में काम कर रहे थे। ठीक है, और ये नकली एंटीबायोटिक दवा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भेजी गई थी। इस नकली दवाओं में क्या भरा जाता था, तो हरिद्वार के पशुओं की दवा की एक प्रयोगशाला में टेलकम पाउडर और स्टार्च मिलाकर बनाया जाता था। इसी को देखते हुए अगस्त महीने में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने गुणवत्ता जांच में नाकाम रहने वाले दवाओं की सूची जारी की थी, जैसे पेंडी40, क्लेवन 625, पेंटोसिड, सेलकम 500, ये सब दवाएं शामिल थी। अब बाजार ने नकली दवाओं को बाहर करने के लिए भारतीय औषधि नियामक के 2023 के मध्य में प्रमुख 300 दवाओं के लिए बारकोड और क्यूआर कोड लगाने की अपील की थी। इन दवाओं में एलेग्रा, सेलकल, कैलपॉड, डोलो, मेफ्टा स्पास आदि शामिल है। कई कंपनियां अपने प्रमुख ब्रांडों पर क्यूआर कोड लगा रही है, जिससे ग्राहक तेजी से दवाओं की प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।